रिसर्च कहती है कि अकेला डिमेंशिया दिल की बीमारी और समय से पहले मृत्यु का सबसे बड़ा कारण बनता जा रहा है। फिर भी भारत में हम बुजुर्गों के लिए सीनियर लिविंग होम्स की कल्पना कर रहे हैं और उसमें हम कल्पना कर रहे हैं कि बेहतर जीवन वो व्यतीत कर पाएंगे। 2023 की स्टडी के अनुसार सामाजिक रूप से भिन्न हुए बुजुर्गों की मृत्यु दर 45% अधिक होती है। सवाल यह है, हम उनके लिए सही वातावरण बना रहे हैं सीनियर लिविंग से, या हम उन्हें और अकेलेपन की ओर धकेल रहे हैं। जब हमने माइक्रोमिट्टी की शुरुआत करी थी तो हमने सोचा था कि हम रियल एस्टेट को चेंज करेंगे और रियल एस्टेट का एक पार्ट है सीनियर लिविंग। तो वरिष्ठ नागरिक आवास एक नई सोच हमारी यह है कि सीनियर लिविंग नहीं, इंटरजेनरेशनल लिविंग होना चाहिए। अभी क्या है इंटरजेनरेशनल लिविंग? तो बीते कुछ वर्षों में रियल एस्टेट उद्योग ने सीनियर लिविंग कम्युनिटीज का एक ऐसा मॉडल विकसित किया है जिसमें बुजुर्गों को समाज से अलग थलग करके रखा जाता है। इसे उनके आरामदायक जीवन के लिए ही सही विकल्प बताया जाता है, लेकिन वास्तविकता में यह उन्हें अकेलापन, मानसिक तनाव और उद्देश्यहीनता की ओर धकेल देता है। आज अनेक शोध यह बताते हैं कि वरिष्ठ नागरिक केवल बुजुर्गों के साथ नहीं रहना चाहते, बल्कि वे अपने परिवारों, बच्चों, युवाओं और समाज के अन्य सदस्यों के साथ रहना चाहते हैं। उन्हें वो खुशी चाहिए जो बच्चों की किलकारियों, युवाओं की ऊर्जा और परिवार के सामूहिक जीवन में मिलती है। इस सोच को बदलने का समय आ गया है। अब शोध से पता चलता गया है, अकेलापन एक गंभीर समस्या है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑन एजिंग 2023 की एक स्टडी के अनुसार अकेलापन डिमेंशिया के खतरे को 50% तक बढ़ा सकता है, हृदय रोग के जोखिम को 29% और स्ट्रोक के खतरे को 32% तक बढ़ा सकता है। तो बुजुर्ग सामाजिक रूप से सक्रिय नहीं है, उनमें मृत्यु दर 45% अधिक पाई गई है। दूसरी तरफ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक अध्ययन के अनुसार जिन बुजुर्गों को युवाओं और बच्चों के साथ रहने का अवसर मिलता है वो ज्यादा संतुष्ट रहते हैं और उनका मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होता है। स्टैनफोर्ड सेंटर ऑन लॉन्जेटिविटी की रिपोर्ट बताया गया है कि सीनियर नागरिकों और युवाओं के बीच संवाद से डिप्रेशन कम होता है और उनकी मानसिक क्षमता बनी रहती है। तो सिर्फ बुजुर्गों की देखभाल या उनका योगदान भी हम चाहते हैं। ऐसे बुजुर्ग जो समाज के अन्य वर्गों के साथ रहते हैं वे अधिक ऊर्जावान और उद्देश्यपूर्ण जीवन जीते हैं। जापान के एल्डर्स इन स्कूल प्रोग्राम से पता चलता है कि जब बुजुर्ग बच्चों की शिक्षा में भाग लेते हैं तो न केवल बच्चों की सीखने की क्षमता बढ़ती है बल्कि बुजुर्गों का मानसिक स्वास्थ्य भी बेहतर होता है। तो जैसा कि मैंने कहा, सीनियर लिविंग नहीं, लाइफ लॉन्ग लिविंग या इंटरजेनरेशनल लिविंग, यह मॉडल हमें भारत में भी अपनाना होगा। भविष्य में सीनियर हाउसिंग का मतलब उन्हें समाज से अलग रखना नहीं बल्कि समाज के केंद्र में रखना होना चाहिए। इसके लिए काफी सारी चीजें की जा सकती हैं, जैसे कि एक इंटीग्रेटेड हाउसिंग डिजाइन प्रोजेक्ट्स, बुजुर्गों को ध्यान में रखते हुए बड़े घरों में केवल वृद्धावस्था के लिए सुविधाएं नहीं बल्कि हर पीढ़ी के अनुकूल सुविधाएं होनी चाहिए। घरों में यूनिवर्सल डिजाइन प्रिंसिपल्स, चौड़े दरवाजे, स्टेप फ्री एंट्री, स्मार्ट टेक्नोलॉजी को अपनाया जाना चाहिए। सामुदायिक सोशल जीवन को बढ़ावा देना चाहिए। बुजुर्गों के लिए अलग सोसाइटी बनाने की बजाय ऐसे आवासीय क्षेत्रों का निर्माण करें जहाँ वे युवा परिवारों, दूसरे परिवारों, बच्चों और प्रोफेशनल के आसपास रह सके। पार्क, लाइब्रेरी, कॉमन हॉल, खेलकूद के क्षेत्र जैसे साझा स्थानों का हम विकास कर सके जहां हम हर पीढ़ी के लोगों को आपस में घुल-मिल करवा सके। सामाजिक और स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं पास होनी चाहिए। ये वैसे सीनियर लिविंग में ध्यान रखा जाता है, बट इसका मतलब सिर्फ यह नहीं है कि अस्पताल या नर्सिंग होम तक सीमित रखें। ऐसे सोशल कम्युनिटी होना चाहिए जहाँ पे स्वास्थ्य सेवाएं, जिम, योग केंद्र और मनोरंजन की सुविधाएं भी उनके पास उपलब्ध हो। अस्पताल एक सीनियर लिविंग में छोटा नजरिया है। स्थानीय व्यवसाय को बुजुर्गों और युवाओं दोनों के अनुकूल बनाया जाए ताकि वे सामान्य जीवन का हिस्सा बने रहे। बुजुर्गों को समाज में सक्रिय भूमिका दी जाए। सेवानिवृत्त शिक्षकों को स्कूल में ट्यूटर बनाया जा सकता है। अनुभवी पेशेवरों को मेंटरशिप कार्यक्रमों से जोड़ा जा सकता है। उन्हें स्टार्टअप्स, सामाजिक संगठन और सामुदायिक कार्यों में भाग लेने का अवसर मिलना चाहिए। जापान में सीनियर नागरिकों को बाल देखभाल केंद्रों, स्कूलों से जोड़ा गया है जिससे बच्चों और बुजुर्गों दोनों में मानसिक संतोष मिलता है। ऐसे मॉडल विदेशों में पहले सफल हो चुके हैं। कुछ एग्जांपल आपके लिए बताता हूं, जैसे कि नीदरलैंड, ह्यूमैनिटास इंटरजेनरेशनल लिविंग। यहाँ कॉलेज स्टूडेंट्स को बुजुर्गों के साथ रहने का अवसर मिलता है जिसमें दोनों पीढ़ियों के बीच मजबूत संबंध बनते हैं और अकेलापन दूर होता है। सिंगापुर में कंपुंग एट मिरलिटी, इस प्रोजेक्ट में बुजुर्गों को घरों के बाजार, अस्पताल और स्कूल और पार्क के पास बनाया गया है जिससे कि वो समाज का अभिन्न अंग बने रहते हैं। डेनमार्क में को हाउसिंग कम्युनिटीज बनाई गई हैं। यहाँ बुजुर्गों को, युवा और परिवार को एक साथ रहने के लिए प्रेरित किया जाता है जिससे एक सशक्त सामाजिक ताना बना रहता है। अंत में रियल एस्टेट इंडस्ट्री को अपनी सोच बदलनी होगी। अब समय आ गया है कि डेवलपर्स और सरकार
सीनियर हाउसिंग को अलग थलग समुदायों के रूप में ना देखते हुए उन्हें मुख्य धारा की सोसाइटी में शामिल करने पर ध्यान दे। जैसे कि हमारे आज भी मास्टर प्लान में कॉलोनीज में EWS घर बनाने के लिए कंपलसरी प्रोविजंस हैं, वैसे ही सीनियर लिविंग के भी प्रोविजंस हो सकते हैं। सरकार को ऐसे आवासीय प्रोजेक्टों को बढ़ावा देना चाहिए जो सभी उम्र के लोगों को साथ में रखे। रियल एस्टेट कंपनीज को नए फाइनेंसिंग मॉडल लाने होंगे जिससे बहुपीढ़ी वाले आवासों का निर्माण हो सके। सीनियर लिविंग की जगह, जैसा कि मैंने कहा, इंटरजेनरेशनल लिविंग, लाइफ लॉन्ग लिविंग को अपनाना बहुत जरूरी है। अब हमें सुनिश्चित करना होगा कि कोई भी व्यक्ति बुढ़ापे में अकेला ना रहे। हम ऐसे समुदाय बनाएं जहां पर पीढ़ी मिलकर रहे, जिससे बुजुर्गों का सम्मान, खुशी और उद्देश्य के साथ अपना जीवन व्यतीत कर सके। आपकी क्या राय है? क्या आप इस बदलाव को वास्तविकता में बदल सकते हैं? अगर हाँ, तो माइक्रोमिटी ऐसे काफी प्रोजेक्ट्स कर रहा है, डिजाइन कर रहा है, जहाँ पे इस सोच को हम इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। आप हमारे साथ जुड़िए, आपके सुझाव हमें बताइए। माइक्रोमिटी एक उद्देश्य के लिए बनाया गया संस्था है और इस उद्देश्य को हम आपके साथ बढ़ाना चाहते हैं। नमस्कार।